Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am Imran Aziz from Mid Asia Foundation Academy. आज मैं आपके लिए जो एक्सप्लेनेशन लाया हूँ, जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री मॉडल पेपर इन विच विल बी एक्सप्लेन टू यू। केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर है जो अभी न्यू लेटेस्ट आया है अभी वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि उस मॉडल पेपर वो क्या है और उसमें क्या कंटेंट्स हैं। एक्चुअली मॉडल पेपर जो होता है वो जब भी कोई सिलेबस या कोई पेपर पैटर्न जब चेंज होता है तो बोर्ड की तरफ से एक पेपर दिया जाता है जो बिल्कुल उसी पैटर्न पे होता है जिस पैटर्न पे आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स आपका पेपर आएगा। तो वो एक एग्जाम्पल पेपर आपको एक डेमो पेपर आपको बना के देते हैं। उस पेपर को देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बोर्ड का पेपर कैसे आएगा। इस पेपर को मॉडल पेपर कहते हैं। तो मॉडल पेपर जो आपका है वो केमिस्ट्री का वो एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले तो आप देखें कि जो एग्ज़ाम आप दे रहे होते हैं वो होता है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ाम। तो आपका जो एग्ज़ाम है उसका नाम है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ाम और उसको हम शॉर्ट में एसएससी एग्ज़ाम्स भी कहते हैं। एनुअल एग्ज़ाम होगा जो आपका अभी होगा। उसमें पेपर जो आपका है मॉडल पेपर, वो अगर आपके पास मॉडल पेपर मौजूद होगा तो आप उसको सामने खोल के रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पार्ट ए में हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि पेपर में मार्क्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं डिफरेंट सेक्शंस में। तो टोटल जो टाइम पेपर का है वो तो है 2 घंटे का, यानी पेपर आपका 2 घंटे का है। पहले जो पेपर्स होते रहे हैं वो 3 घंटे के पेपर्स होते थे, 3 आवर्स की टाइम ड्यूरेशन होती थी। लेकिन अब चूँकि कोरोना की वजह से जो है वो SOPs को फॉलो करना है और काफ़ी सेफ्टी प्रिकॉशंस के तहत बोर्ड ने हमें 2 घंटे का टाइम दिया है। और ऑफ कोर्स के इस टाइम में पेपर जब शॉर्ट हुआ है टाइम तो लाजमी है कि पेपर की कंटेंट भी कम हुई हैं, शॉर्ट हुई हैं। तो पेपर जो है वो शॉर्ट पेपर होगा। सेक्शन ए जो है वो MCQs का सेक्शन है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हर क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आंसर के, जिसमें से एक आंसर आपको ऑप्शन लिखना होगा। 30 MCQs होंगे और हर MCQ 1 नंबर का होगा, तो 30 मार्क्स के MCQs होंगे और इसके लिए आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा क्योंकि ये 50% पेपर आपका MCQs ही है। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के हवाले से, तो ये टोटल आपके 18 मार्क्स बन जाते हैं सेक्शन बी में, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर्स लिखने होते हैं क्वेश्चंस के। सेक्शन सी जो है आपका वो डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन होते हैं, इस पे बेस होता है, यानी कि डिटेल्ड आंसर होते हैं। आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं, डिटेल में लिखना होता है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, तो 12 मार्क्स का आपका सेक्शन सी होता है, जिसके लिए 20 मिनट्स का टाइम होता है, यानी 1 आवर आपको MCQs के लिए दिए जाएंगे और नेक्स्ट 1 आवर आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए दिए जाएंगे। अगर हम उस 1 आवर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 40 मिनट्स और 20 मिनट्स का टाइम आता है, तो 2 घंटे का ये टाइम आपको दिया जाएगा पेपर करने के लिए। तो टोटल मार्क्स बन जाते हैं 60 मार्क्स, जो कि थ्योरी का पेपर है। आपका जो पेपर आप रिटन पेपर आप देते हैं इट इज़ कॉल्ड थ्योरी पेपर या थ्योरेटिकल पेपर, और ये 60 मार्क्स का है। जबकि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स अलग होंगे, सेपरेटली वो होंगे, स्कूल में होंगे। उनका एग्ज़ाम्स में आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जब देंगे तो उसके 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो 15 मार्क्स और ये 60 मार्क्स थ्योरी के पेपर के मिला के टोटल बनते हैं 75 मार्क्स। तो ये है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके पेपर की, केमिस्ट्री के पेपर की। आई होप कि आपको ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आई होगी। अब चलते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ जिसमें हम MCQs को एक्सप्लेन करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आपकी स्क्रीन पर अब पार्ट बी आ रहा है जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा होगा वो सेक्शन ए का वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है और इसमें आपको 30 MCQs दिए हुए हैं। तो मैं हर MCQ को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ और ये भी बताता हूँ कि इस MCQ में आंसर क्या होगा और इस MCQ को और किस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ताकि आपकी तैयारी मज़ीद अच्छी हो जाए। सबसे पहला MCQ हमारा है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A आर नोन एज डैश, यानी पहले
7th ए जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, उसके एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? देखिए, पीरियोडिक टेबल के हर ग्रुप के एलिमेंट्स का एक ख़ास नाम होता है, और अगर उसका कोई ख़ास नाम ना भी हो तो उसका जो पहला मेंबर होता है, जिसको रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होता है, उसके नाम से उसको फैमिली कहा जाता है। तो 7th ए ग्रुप जो है उसके एलिमेंट्स को हम हैलोजेंस कहते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ 7th ए ग्रुप आर कॉल्ड हैलोजेंस। तो हैलोजेंस, तो इसका आंसर है वो 7th ए ग्रुप का, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये एलिमेंट्स हैं। दीज आर कॉल्ड हैलोजेंस। और इसी तरह से इस MCQ में और भी ऑप्शन आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स जो होते हैं, अल्कली मेटल्स फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के। तो इस तरह भी आ सकता है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए आर नोन एज डैश, तो उसका आंसर होगा अल्कली मेटल का। इसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये इस तरह भी आ सकता है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A आर कॉल्ड डैश, तो उसका आंसर होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसी तरह से इनर्ट गैसेस जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के 8th ग्रुप के मेंबर्स हैं, 8A। तो इनको हम इनर्ट गैसेस कहते हैं या नोबल गैसेस कहते हैं, जो 8A ग्रुप है। तो ये भी आ सकता है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8A आर नोन एज इनर्ट गैसेस। जी, तो आपके सामने MCQ नंबर 2 आया है। अ सोल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डैश। वो सोल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन पता हो, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी या मोलैलिटी या नॉर्मैलिटी या सॉल्युबिलिटी, ये कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट नेम्स हैं। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मोलैरिटी होता है। तो सोल्यूशन की मोलैरिटी अगर आपको पता है पहले से, तो उस सोल्यूशन को हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन, अ सोल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन पता हो उसको हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है जिसमें वेरी लेस सॉल्यूट हो, यानी बहुत ही कम सॉल्यूट हो या बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट हो, और वेरी हाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसे हम डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं, या हम उसे कहते हैं पतला सोल्यूशन। कहते हैं पतला पानी कर दिया, तो पानी मिलाने से चीज़ पतली हो जाती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा मिकदार में हो, जो हमारे टेस्ट से ज़्यादा हो जाए, यानी हमसे बर्दाश्त से बाहर हो जाए। इट इज़ कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। यानी अगर चीनी बहुत ज़्यादा कर दी, बहुत ही मीठा कर दिया, तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया कि भाई चाय इतनी मीठी कर दी यार, तो होंठ चिपक गए और ये हो गया, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कहलाता है, जिसमें सॉल्यूट जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में हो। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो कहलाता है विच कैन नो मोर होल्ड एनी मोर सोल्यूट, यानी कि अगर आप सॉल्यूट डिजोल्व कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर पानी आपने लिया, कुछ खास क्वांटिटी पानी के लिए, उसमें आपने नमक डिजोल्व किया, वो नमक डिजोल्व हो जाएगा। अब उसमें आपने नमक मज़ीद डिजोल्व किया, वो और डिजोल्व हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो मज़ीद सॉल्ट उसमें डिजोल्व नहीं होगा और वो सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा डिजोल्व, और अगर आप एक्स्ट्रा सॉल्यूट डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, वो डिजोल्व नहीं होगा। तो वो सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम सॉल्यूट डिजोल्व होता है उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। आपके अभी रिड्यूस सिलेबस में ये टॉपिक नहीं था, शायद आपको टीचर ने समझाया हो, तो लेकिन ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है, एक अनसैचुरेटेड भी होता है जिसमें के ज़रूरत से कम सॉल्यूट डिजोल्व हो, और डाइल्यूट होता है जिसमें बहुत ही कम हो, और कॉन्सेंट्रेटेड वो जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व हो। तो आई होप कि आपको ये तमाम टर्म्स समझ में आ गई होंगी। लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट MCQ। जी, तो MCQ नंबर 3, द सम ऑफ pH and pOH of a solution is always equal to dash। लेकिन जी pH और pOH सोल्यूशन के अंदर जो इसको हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आइंस कहते हैं। जो pH होती है वो एसिड्स के लिए होती है और pOH बेसिस के लिए होती है। दोनों का जो सम है वो 14 है, विच इज़ द राइट आंसर। ये 14 क्यों है? क्योंकि अगर आप pH
और POH को ऐड करते हैं तो इट मीन्स कि आपको pH का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, जो कि है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो मोलारिटी है, उसके नेगेटिव लॉगरिथम को हम pH कहते हैं। इसी तरह से OH आयन्स के जो कॉन्सेंट्रेशन है माइनस लॉग ऑफ OH आयन्स कॉन्सेंट्रेशन, जो OH नेगेटिव आयन्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन का जो नेगेटिव लॉग है उसको हम POH कहते हैं। पानी एक न्यूट्रल सोल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन आयन्स भी होते हैं और OH आयन्स भी होते हैं। तो प्योर जो वाटर होता है उसमें हाइड्रोजन आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो 10 की पावर -1 होती है, 10 की पावर -7 होती है, जो कि हाइड्रोजन आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन है पानी प्योर वाटर के अंदर। और हम जानते हैं कि वाटर जो है H2O जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन से बनता है और दोनों आयन्स इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, लिहाजा जो कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन्स की होगी वही कॉन्सेंट्रेशन OH आयन्स की भी होगी, जो कि 10 की पावर -7 है। ये स्टैंडर्ड है। अब हमने अगर इस 10 की पावर -7 का लॉग निकाला तो ये बन जाएगा -7, क्योंकि 10 की जो भी पावर होती है वही लॉगरिथम होता है। तो 10 की पावर चूँकि -7 है तो -7 लॉग आ गया। तो इसी तरह से प्लस माइनस माइनस हो गया और 10 की पावर -7 का फिर लॉग निकाला तो ये -7 आ गया। माइनस माइनस ये हो गया +7 और माइनस माइनस ये हो गया +7 और दोनों प्लस में है तो इसका मतलब है आंसर क्या आ गया 14। तो pH प्लस POH की वैल्यू हमेशा 14 होती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसी तरह से ये आ सकता है कि द pH वैल्यू फॉर एसिड्स की जो pH वैल्यू होती है वो 0 से लेके 6.99 तक होती है, यानी 7 से कम होती है। इसी तरह से न्यूट्रल जो सोल्यूशन होते हैं, जो सोल्यूशन ना एसिड हो ना बेस हो, उनकी pH 7 के बराबर होती है और इक्वल टू 7 होती है। और इसी तरह से जो बेसिस होती हैं, बेसिस की pH 7 यानी ग्रेटर देन 7 अप टू 14 तक होती है। तो 0 का मतलब ये होता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और 6.99 वेरी वीक एसिड होगा। और ये जो 7 जिसकी pH होगी वो न्यूट्रल होगा। इसी तरह से 7 से ऊपर अगर pH होगी बेसिस की 7.1, 7.2, 8, 9 तो ये वीक बेसिस कहलाती हैं। जबकि 14 तक जाएं, 12, 13, 14, दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो ये pH स्केल होता है, 0 से लेके 14 तक नंबर्स होते हैं। तो 0 से लेके 7 से कम बिलो 7 ये एसिड्स की pH होती है, जिसमें 0 जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और 7 तक जाते जाते इस एसिड वीक होते चले जाते हैं। और इसी तरह से न्यूट्रल सोल्यूशन होगा तो उसकी pH 7 होगी और अगर बेसिस होंगी तो वो 7 से ऊपर जितने भी सोल्यूशन होंगे उनकी pH 7 से ऊपर होगी तो वो बेसिस कहलाएंगे, जो कि वीक बेसिस से स्टार्ट होते होते यानी 7.1 इज़ द वेरी वेरी वीक बेस। और इसी तरह से 8, 9, 10 अब ये बेसिस की pH जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रही है और 12, 13, 14 जिस बेस की pH होगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगी, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। जबकि वीक बेसिस में अगर आप ले लें तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनिया है, NH3 एक्सेट्रा। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ले लें तो HCl है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और अगर वीक एसिड्स में लेते हैं तो एसिटिक एसिड है, CH3COOH। और इसी तरह से ऑक्जेलिक एसिड है, COOH ट्वाइस डॉट H2O। तो ये pH की छोटी सी मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दी जिसमें डिफरेंट आपके प्रॉब्लम्स MCQs बन सकते हैं। इसको अच्छे से इस पार्ट को देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई गई हैं इसमें
और इनको आप देखते हुए मज़ीद MCQs प्रिपेयर कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जी स्टूडेंट्स, तो फोर्थ MCQ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एलिमेंट का वो नंबर है जो कि ये बताता है कि उस एलिमेंट को जब इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से गुजारा जाएगा उस एलिमेंट का कितना अमाउंट जो है वो 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड करने पे इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाएगा। यानी कि कैथोड और एनोड पे जो एलिमेंट्स यानी एटम्स जो मेटल जो होता है वो डिपॉजिट होता है, जैसे कि सिल्वर है या कॉपर है, गोल्ड है, तो इनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। तो कितना अमाउंट इनका प्लेट पर जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा अगर 1 कूलम चार्ज उसको प्रोवाइड किया जाए उस सोल्यूशन को, तो उसको हम Z से शो करते हैं। द करेक्ट आंसर इज Z। बट अब इस न्यूमेरिकल में ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का सिंबल Z है, क्योंकि जो फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का जो फॉर्मूला है वो है W = ZAT, वेयर W इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited Z is the electrochemical equivalent, A is the electric current जो करंट प्रोवाइड किया जा रहा है, और T is the time, जितने टाइम के लिए वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो टाइम है, और इन दोनों से मिलके बनता है चार्ज, या जिसको हम कूलम्स में शो करते हैं। तो 1 कूलम चार्ज पे जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो कहलाएगा Z। तो Z इज द चार्ज ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय प्रोवाइडिंग 1 कूलम ऑफ करंट। इसको इस तरह भी आ सकता है कि इसमें देखें N जो है उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी लिखा जा सकता है, हमेशा नहीं लिखा जाता। इसी तरह से X किसी अननोन एलिमेंट का सिंबल शो करने के लिए हम X लिखते हैं। M फॉर्मूला मास या एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास या हम मोलर मास, इसके लिए कैपिटल M को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस न्यूमेरिकल इस MCQ में इस तरह में आ सकता है कि द सिंबल ऑफ Na इज द सिंबल ऑफ सोडियम, या सोडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Na। इसी तरह से Na यानी कैपिटल A अगर आप इसका सबस्क्रिप्ट में देखेंगे तो ये एवोगैड्रोज नंबर को शो करता है। तो ये इस तरह भी आ सकता है कि एवोगैड्रोज नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। इसी तरह से Z जो है वो एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के लिए है, और दूसरा Z जो है वो एटॉमिक नंबर के लिए भी शो किया जाता है। उसकी रिप्रेजेंटेशन भी Z से होती है, एटॉमिक नंबर। इसी तरह से मास नंबर जो होता है उसको A से शो करते हैं, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, मास नंबर उसको A से शो करते हैं। एटॉमिक नंबर इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसको भी Z से शो करते हैं। इसी तरह से क्लोरीन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Cl, तो क्लोरीन का सिंबल Cl है। इसी तरह किसी भी एलिमेंट का सिंबल आपसे पूछ सकते हैं वो। तो इस MCQ के इसने सारे ये पार्ट्स इस तरह से आ सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया। फिफ्थ MCQ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड डैश। यानी कि सॉल्यूट के वो मोल्स जो कि सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में डिज़ोल्व हो सकते हों उनको हम कहते हैं मोलैलिटी। इट इज कॉल्ड मोलैलिटी विच इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसमें मोलैरिटी के लिए भी आ सकता है और सॉल्युबिलिटी के लिए भी ये MCQ बन सकता है। मोलैरिटी जो होता है इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स per liter of solution, per liter of solution,
यानी 1 लीटर में, सॉल्यूशन के 1 लीटर में जितने भी मोल्स सॉल्यूट के डिज़ोल्व हों ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। इसी तरह से नॉर्मेलिटी भी थी, लेकिन नॉर्मेलिटी भी जो है वो अब स्टैंडर्ड नहीं है, अब इसको डिस्कार्ड कर दिया गया है, उसकी जगह मोलैरिटी को ले जाता है। सॉल्युबिलिटी भी कंसंट्रेशन का एक और तरीका है, मेथड है एक्सप्रेस करने का। इट इज मास इन ग्राम्स, मास इन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के ग्राम्स, मास इन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम पानी में सॉल्यूट के जितने भी ग्राम्स डिजॉल्व हो जाएं मैक्सिमम, जिससे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, तो उस अमाउंट को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के लिए भी ये एमसीक्यू आ सकता है और मोलैरिटी के लिए भी आ सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जी स्टूडेंट्स, तो एमसीक्यू नंबर 6, गैसेस पॉजेस नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, वॉल्यूम। गैसेस का कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होता और ना ही उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वॉल्यूम। इसमें इस एमसीक्यू के अंदर इस तरह भी आ सकता है कि गैसेस की जगह लिक्विड्स के बारे में पूछा जा सकता है कि लिक्विड्स पॉसेस डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट डैश, कि लिक्विड्स possess definite volume but not definite, क्या हो सकता है कि लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता, तो इसमें शेप आ सकता है। इसी तरह से ये सॉलिड्स के लिए भी आ सकता है कि सॉलिड्स पॉसेस डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, तो सॉलिड्स जो है उनका डेफिनेट शेप भी होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। तो ये इस तरह से आपको एमसीक्यू चेंज होके आ सकता है। जी स्टूडेंट्स, तो एमसीक्यू नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी वो प्रोसेस जिसमें एक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा हो अपने लिक्विड स्टेट में या मेल्ट हो रहा हो मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उसको हम कहते हैं फ्यूजन। इस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। तो ये इसका करेक्ट आंसर फ्यूजन है। इसमें 3 आपको और ऑप्शन दिए हुए, डिफ्यूजन, एवेपोरेशन, वेपोराइजेशन। तो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर गैसेज, ये भी आ सकता है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर गैसेज इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एवेपोरेशन भी आ सकता है, द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड into gaseous state at any temperature is called from the surface is called evaporation, यानी कि किसी लिक्विड का अपने सरफेस से कन्वर्ट होना गैसियस फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में और एयर में चले जाना, इसको एवेपोरेशन कहते हैं। इसी तरह से द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट, अगर कोई सॉलिड ऐसा है कि उसको हमने हीट किया और वो डायरेक्ट बजाय मेल्ट होने के वो डायरेक्ट गैस बन गया, तो गैस बन के वो उड़ने लगा, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ये भी आ सकता है सब्लिमेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसी तरह से मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर गैसेस, ये है डिफ्यूजन। चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये द इवेपोरेशन हो गया। लेकिन चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट पे अगर कोई लिक्विड है और वो चेंज हो रहा है गैसियस फॉर्म में, तो इस चेंज को हम कहते हैं बॉइलिंग। इट इज नॉट एवेपोरेशन, ठीक है। एंड वेपोराइजेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट,
तो लिक्विड अगर वेपर स्टेट में अगर जा रहा है एयर में, जैसे कि वेपर पानी जो है वो वेपर्स बन के एयर में चला जाता है, तो ये वेपराइजेशन है और एवेपोरेशन भी इसको कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये MCQ समझ में आया होगा। जी स्टूडेंट्स, तो MCQ नंबर 8, द फोर्स विच होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और क्रिस्टल इज कॉल्ड डैश। किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो उन एटम्स को मॉलिक्यूल्स में बाइंड करके रखती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? जी बताइए। ओके, आपने अपना आंसर सेव कर लिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है, आई होप आपका आंसर सबका सही होगा, केमिकल बॉन्ड। वेरी गुड, बहुत से बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन इसमें आप देखें कि थोड़ा कंफ्यूजन भी है। बहुत सारी बॉन्ड्स के नाम हैं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश ऑल दीज बॉन्ड्स? तो मैंने यहाँ पर इसमें इन तमाम बॉन्ड्स को एक्सप्लेन किया है। ये MCQ इस तरह भी आ सकता है कि जैसे ये तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन आ गई, इसी तरह से बॉन्ड फॉर्म बाय वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डैश। वो बॉन्ड जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है लेकिन एक ही एटम शेयर करता है, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? जी अब बताइए क्या कहते हैं? वेरी गुड, इसको हम डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इसी तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, वो कोवैलेंट बॉन्ड जो कि दो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के हों, उनके दरमियान बने, जैसे H और Cl के दरमियान, N और H के दरमियान, C और O के दरमियान, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम बने, तो उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, उसको हम कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये MCQ इस तरह भी आ सकता है। ये MCQ इस तरह भी आ सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। अगर सेम एलिमेंट्स के होंगे तो फिर वो कहलाएगी बॉन्ड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह भी आ सकता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस इन अ क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल में चार्ज आयंस हैं जो कि एक के बाद एक आयंस जो हैं वो अटैच हैं, उनके दरमियान ज़ाहिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान, जो उसका एक क्रिस्टल लेटाइस एक जाली बनती है, एक नेटवर्क बन जाता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आई होप कि आपको पता होगा ये। इसी तरह से बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम, दो एटम्स के बिटवीन म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, यानी दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, तो जो बॉन्ड बनती है वो क्या कहलाती है? बहुत ही ईजी है, वेरी गुड, इट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये इस तरह से ये MCQ डिफरेंट तरह से आ सकता है, डिफरेंट एस्पेक्ट से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जी स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 9, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आयोनिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा आयोनिक कंपाउंड है? तो इसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि आयोनिक कंपाउंड जब भी बनता है तो वो एक मेटल प्लस एक नॉन मेटल के बिटवीन बॉन्ड बनने से बनता है, नॉन मेटल। अब आप यहाँ चेक करें कि किस ऑप्शन के अंदर एक मेटल और एक नॉन मेटल दिया हुआ है। ग्रुप 1A, 2A और 3A, ये सारे के सारे ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, जिसमें सोडियम है, पोटाशियम है, लिथियम है और कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और बोरॉन है वगैरह वगैरह, एल्युमिनियम है, और इसके अलावा बी फैमिलीज़ के जो एलिमेंट्स हैं वो बी ग्रुप्स जो होते हैं इनके एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आयरन है और इसके अलावा सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, कोबाल्ट है एक्सेट्रा। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ये बी ग्रुप के हैं। ऑल दीज आर कॉल्ड मेटल्स।
और बाकी जो एलिमेंट्स बनते हैं जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है और नाइट्रोजन है, सल्फर है, एक्सेट्रा, ऑल दीज आर नॉन मेटल्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ किस ऑप्शन में एक मेटल लिया गया है और एक नॉन मेटल लिया गया है। तो देखिए सोडियम मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल, सोडियम क्लोराइड। दिस वन बी द आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बिटवीन बनता है। बाकी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल्स हैं, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये भी नॉन मेटल हैं, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये भी नॉन मेटल हैं जो कि एक कोवेलेंट कंपाउंड है। तो ये इस तरह भी आ सकता है कि आपको 3 आयोनिक कंपाउंड दे दें और एक कोवेलेंट कंपाउंड दे दें, तो आपको ये आएगा दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये ऑप्शन इस तरह भी आ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 10, द नंबर ऑफ पीरियड सीरीज इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज डैश। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं? इसका राइट आंसर क्या है? जी 12 इज द राइट आंसर। इसी तरह से इसमें MCQ में ये भी आ सकता है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हैज डैश वर्टिकल कॉलम्स, यानी इतने ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं? वेरी गुड, 8 ग्रुप्स हैं। इसी तरह से ये भी आ सकता है द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। वेरी गुड, उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। इसी तरह से द हॉरिजॉन्टल रोज, पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इनको हम पीरियड्स कहते हैं, ये भी आ सकता है। इसी तरह से डैश इज ऑल्सो कॉल्ड बोहर्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको बोहर्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। डैश पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड एंड कंटेन्स डैश एलिमेंट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कौन सा पीरियड है जो शॉर्टेस्ट है? विच इज द फर्स्ट पीरियड। और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। वेरी गुड, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डैश। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वो किस प्रॉपर्टी के बेस पे किया गया है? आपके ख्याल में कौन सी प्रॉपर्टी है? आपने आंसर सोच लिया? इट इज एटॉमिक नंबर। जी, तो आई होप कि आपने सही आंसर दिया होगा। डैश पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड। कौन सा पीरियड है जो सबसे बड़ा पीरियड है? तो सबसे बड़ा पीरियड जो है वो पीरियोडिक टेबल का विच इज द 6th पीरियड। द 6th पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड एंड कंटेन्स 32 एलिमेंट्स। ये भी आ सकता है इसमें। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने ये 10 MCQs एक्सप्लेन किए और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और इसके साथ साथ उस MCQs के मज़ीद डेरिवेटिव्स भी देखें ताकि आपको तैयारी अच्छी सी हो सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 10 MCQs को एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसके अगली वीडियो में बाकी आखिर के 10 MCQs एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए, समझिए, पढ़िए और बुक को और नोट्स को अच्छी तरह स्टडी कीजिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, वो बहुत काम आएगी आपको MCQs सॉल्व करने में। क्योंकि जहाँ MCQs 50% MCQs आ रहे हैं 30 मार्क्स के, इट इज़ अ ह्यूज नंबर। तो इसमें उम्मीद अच्छी है कि आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाएं, मगर जाहिर है कि MCQs में अगर मार्क्स डिडक्ट होंगे तो फिर बहुत बुरा रिजल्ट भी हो सकता है आपका। तो अच्छे से इसको समझ के पढ़ें। आप समझ के पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह MCQs को सॉल्व कर पाएंगे और आपके पास टाइम भी होता है। तो आई होप कि आपको ये आज की वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक, अगले वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।